अतुल हूँ। आज शनिवार है हमेशा की तरह, और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और आपके सामने आज फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज जिन शख्स की कहानी सुना रहा हूँ वो मौजूदा दौर में थोड़े से विवादित शख्सियत हो गए हैं। एक पार्टी है इस देश की, अपनी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और वो उन पर कई आरोप प्रत्यारोप लगाती है, कई सारे एलिगेशंस लगाती है। एक पार्टी ने उनके लिए हथेली लगा के रखी है, वो उसे अपना मानते हैं। एक नहीं, कुछ दल हैं, राइट विंग्स उन्हें अपना मानते हैं, कुछ दल उन्हें पोज करते हैं। और कल एक बड़ा मौका है, कल 28 मई है, और कल देश को नई संसद मिलने जा रही है। और कल एक और मौका है कि कल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, यानी कि सावरकर जयंती है। और आज मेरी कहानी का विषय सावरकर ही है। सावरकर क्या थे, सावरकर ने सच में क्या किया, क्या सच में कोई विवाद है उन्हें लेकर, इन सबको मैंने अपनी कहानी में पिरोने की कोशिश की है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सावरकर की ज़िंदगी के बारे में हैं, वो क्या थे। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है डंके की चोट पर सावरकर। 28 मई 1883 1883 को सावरकर पैदा होते हैं नासिक के गांव में। चित्पावन ब्राह्मण हैं। बेसिकली माना जाता है कि चित्पावन ब्राह्मण जो हैं वो कोंकण में रहा करते थे। गोवा का के पास का जो इलाका है उसे कोंकण कहा जाता है, तो वहाँ पर वो माने जाते हैं। और मुंबई में काफ़ी इजरायली रहा करते हैं, अभी भी रहते हैं। कोलाबा जगह में काफ़ी बिखरे हुए हैं। कोई हाउस भी है जहाँ पर मुंबई हमला हुआ था, उसमें काफ़ी इजरायली मारे भी गए थे। तो इजरायलियों का दावा है कि जो चित्पावन ब्राह्मण हैं वो हमसे ही निकले हैं, कुछ उनका संबंध यहूदियों से है, इस तरह की कुछ बातें हैं। बहरहाल जो भी हो, चित्पावन ब्राह्मण आज पूरी तरह से भारत का हिस्सा हैं और कोंकण में रहते हैं। और चित्पावन ब्राह्मणों में से कई बहुत दिग्गज लोग निकले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले चित्पावन ब्राह्मण थे, तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे, सावरकर चित्पावन ब्राह्मण थे। तो साहब नासिक में पैदा होते हैं, कहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। सीधे आता हूँ 1906 में सावरकर 23 साल के हो चुके हैं और लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि वो जा रहे हैं अपनी पत्नी यमुना और बेटे प्रभाकर को छोड़कर। और वो एक शिप पर सवार होते हैं बॉम्बे से लंदन के लिए, स्टीम शिप पर। जैसे ही वो सवार होते हैं तो बॉम्बे सरकार से, अब मुंबई है जो, बॉम्बे सरकार से उनकी लंदन में जो इंडिया ऑफिस है वहाँ पर एक चिट्ठी भेजी जाती बॉम्बे सरकार से। एक ऑफिसर थे आर रिची उन्हें, और उन्हें लिखा जाता है कि सावरकर और चापेकर बंधुओं में कोई खास अंतर नहीं है इनकी मानसिकता में। चापेकर बंधु भारत की क्रांतिकारी इतिहास में जाना माना नाम है, और उन्होंने एक प्ले कमिश्नर हुआ करते थे रैंड, उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि रैंड पुणे के कमिश्नर थे और उनका जो तरीका था प्लेग फैलने से रोकने के लिए, तो बहुत अत्याचारी किस्म का तरीका था वो। और ये बात चापेकर को नागवार गुजरी थी और उन्होंने हत्या कर दी थी। तो क्रांतिकारी विचारों के थे चापेकर, और उन्हीं की राह पर कुछ चल रहे थे विनायक दामोदर सावरकर। और सावरकर ने इस बात को बखूबी साबित भी किया। कैसे? जब वो जहाज़ पर थे तब उन्होंने दो लोगों को, हरनाम सिंह और एक और व्यक्ति थे, उन्होंने इन दोनों लोगों को अपने जो उनका एक अंडरग्राउंड संगठन था अभिनव भारत, उसमें शामिल कर लिया था। और उन्होंने इस अभिनव भारत की स्थापना की थी इटली के एक संगठन पर, और उसका नाम था यंग इटली। इटली
के एक बहुत बड़े लड़ाके हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रांतिकारी हुए हैं। जियुसेपी मैजिनी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे सावरकर, और तमाम सारी चीज़ें उन्होंने मैजिनी की जीवनी भी लिखी और अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाया। तो लंदन पहुंचते हैं, और लंदन पहुंचने के बाद एक ज़बरदस्त वाक़या है। सावरकर 9 जून 1906 को लंदन के लिए निकले थे बॉम्बे से, और जुलाई में 1906 में वो लंदन पहुंच जाते हैं, और यहाँ वो ग्रेज़ इन में एडमिशन लेते हैं अपनी कानून की पढ़ाई के लिए। रुकते हैं वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारिता के इतिहास का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने विदेशों में रहकर भारतीय क्रांति के लिए काफ़ी अलग जगाई। वहाँ रुकते हैं। उनके जो फेवरेट क्रांतिकारी थे सावरकर के, जियुसेपी मैजिनी, यहाँ उनकी जीवनी लिखते हैं। उस समय मैजिनी दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए आइकन थे, सावरकर के भी थे, और उन्होंने वो किया भी। और इसके बाद सावरकर एक और किताब लिखते हैं 1857 की क्रांति पर, और वो उस किताब में वो ये बताते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था। इसको वो साबित करते हैं। बहुत ज़बरदस्त किताब थी, और इस किताब में उनकी 1857 पर जो किताब लिखी गई, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी अच्छा बताया गया था, और उसको बहुत प्रगाढ़ता को बताया गया था। लेकिन थोड़ा सा बाद में आऊँगा। अक्टूबर 1906 की एक शाम थी लंदन में, ठंडी शाम थी, इंडिया हाउस में ही, और सावरकर ने एक गुजराती को खाने पे बुलाया था। कौन था ये गुजराती? ये गुजराती कोई नहीं मोहनदास करमचंद गांधी थे। और उस समय वो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि लॉयर, वो गांधी जी नहीं बने थे, वो एक लॉयर थे। और गांधी उस समय साउथ अफ्रीका में हो रहे अंग्रेज़ों के अत्याचारों की बात को उठाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए लंदन गए थे, ताकि वहाँ वो बात बेहतर तरीके से कर सकें। और वहीं पर उन्हें सावरकर के बारे में पता चला था। सावरकर ने उन्हें खाने पे बुलाया था कि आप आइए। सावरकर गांधी जी से 14 साल छोटे थे। गांधी पैदा होते हैं 1869 में, और सावरकर पैदा हो रहे हैं 1883। काफ़ी अंतर है, लेकिन विचार आदमी को सुदृढ़ बनाते हैं। एक तरफ गांधी की विचारधारा, एक तरफ सावरकर की है। तो गांधी पहुंचते हैं, दोनों के बीच बातें चल रही हैं। गांधी कहते हैं सावरकर से कि अंग्रेज़ों को लेकर, अंग्रेज़ों से निपटने के लिए आपकी विचारधारा और आपके काम कुछ ज़्यादा ही तेज़ नहीं है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव नहीं है। और इस बात को काटते हुए सावरकर कहते हैं वो सब ठीक है, चलिए पहले खाना खाते हैं। और जब गांधी जी आते हैं उनके घर, उस समय सावरकर प्रॉन तल रहे थे, झींगा तल रहे थे, नॉन वेजिटेरियन थे, और इसको छुपाने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे, जबकि वो चित्पावन ब्राह्मण थे। तो पूछा कि भाई क्या बनाया था आपने, क्या बनाया था, क्या है डिश? मैंने बताया ये है। गांधी जी ने साफ कहा कि मैं मांस मछली और शराब का सेवन नहीं करता। ये सुनना था, और सावरकर ने तंज कसते हुए कहा, कटाक्ष करते हुए कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी कौम के खिलाफ, इतनी बड़ी सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और वो भी बिना मांस खाए, बिना नॉन वेजिटेरियन हुए। ये संभव कैसे हो सकता है? आप हाउ कैन इज इट पॉसिबल विदाउट ईट नॉन वेज? संभव ही नहीं है। जो कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हो, और उससे आप बिना नॉनवेज खाए कैसे लड़ेंगे? गांधी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और गांधी जी उस समय तय हो गया कि गांधी और सावरकर की नहीं बनेगी। और गांधी जी उस रात भूखे पेट सत्याग्रह के मुद्दे पर सावरकर का बिना समर्थन लिए हुए वापस लौटा। सावरकर
पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़े हुए थे, अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए वो वहाँ से फेमस हो चुके थे और उन्हीं क्रांतिकारी विचारों से फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाले भी गए थे। नासिक के कलेक्टर की हत्या करने का उन पर आरोप था, किया था उन्होंने, और इसके लिए उन्हें 1910 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार करके 1910 में भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के पास एक जगह है मार्सेल के पास वो पोर्ट होल से, जहाज के पोर्ट होल से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इससे निकल जाऊंगा। काला लिबास पहना हुआ था, रिकॉर्डिंग ना हो तो उन्होंने शीशे ढांक दिया था, पूरी तमाम सारी चीज़ें करी थी। थोड़े से दुबले पतले थे, एकदम स्लिम ट्रिम टाइप के थे, और उस पोर्ट होल से वो समुद्र में निकल जाते हैं, काफ़ी दूर तैरते हैं। जब तट पर पहुंचते हैं तो शरीर पर करीब करीब कपड़े नहीं थे उनके, लेकिन भागते हैं, लेकिन पकड़ लिए जाते हैं। जब भारत आते हैं तो उन पर कई लोगों को मारने की साजिश के आरोप लगते हैं और उन्हें 25-25 साल की 2 सजाएं सुनाई जाती हैं अलग अलग। एक 25 साल चलेगी, उसके बाद एक 25 साल चलेगी, एक साथ नहीं। और ये दोनों सजाएं उन्हें सेल्यूलर जेल में बितानी थी, काटनी थी। सेल्यूलर जेल यानी अंडमान की जेल में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस लिहाज से 1910 की बात है, 50 साल ये होते, वो 60 साल में 50 साल बाद रिहा होते, यानी कि 1960 में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बीच में कुछ और हो जाता है। और अब वो बात जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, और भारत की एक बड़ी अपोजिशन पार्टी जिसको लेकर तमाम आरोप लगाती है, क्या वास्तव में सावरकर ने माफ़ी मांगी थी? BBC समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं और इतिहास यही कहता है कि उन्होंने 1913 से लेकर 1920 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कई दया याचिकाएं लिखी हैं, कई मर्सी पिटीशंस लिखी, और इनमें उन्होंने लिखा कि अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे दया और कृपा दिखाते हुए रिहा कर देते हैं तो मैं संवैधानिक प्रगति और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादारी दिखाऊंगा, उनके प्रति अपनी सारी चीज़ें समर्पित कर दूंगा। ये लिखा है। मैं अब अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। मैं बाकी का जीवन अब पेंशनर्स जैसा बिताना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई एक निश्चित अवधि तक किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम में हिस्सा ना लेने के लिए प्रतिबद्धता की कसम खाते हैं। हम किसी भी राजनीतिक ना तो पार्टी में शामिल होंगे, ना किसी गतिविधि में शामिल होंगे। मैं और मेरा भाई, मैं बिल्कुल अब रिटायरमेंट जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। ये सब लिखा है। इस पर सावरकर के जो समर्थक हैं, उनके जो पक्षकार हैं, उनका कहना है कि ये जो मर्सी पिटीशंस हैं, ये जो दया याचिकाएं हैं, ये सावरकर ने की चाल थी। वो बाहर आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलनों को जीवित करना चाहते थे। ये सब सच नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे शमसुल इस्लाम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी दया याचिकाएं थी। उन्होंने माफ़ी मांगी थी, वो बाहर आना चाहते थे। और 1937 में बाहर आने के बाद 1966 में उनके निधन तक उन्होंने, यानी सावरकर ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसे आप राष्ट्रभक्ति कह सकें। ऐसा कहना है शमसुल इस्लाम साहब का। और सबसे बड़ी बात वो जो कहते हैं कि रिहा होने के बाद सावरकर ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था महात्मा गांधी के खिलाफ हवा बनाना। इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहे। एक और बड़ी बात यह है कि सावरकर को ब्रिटिश गवर्नमेंट से पेंशन मिला करती थी 60 रुपये, और इसको लेकर भी बहुत विवाद है।
पेंशन क्यों मिला करती थी। तो इसका मतलब कि माफ़ी मांगी थी। हालांकि इसको लेकर भी लोग तमाम तर्क देते हैं, लेकिन कि उन्हें 60 रुपये की ज़रूरत ही क्या थी। उनके पास तो और भी पैसे आ सकते थे, वो तो इनकार कर सकते थे, 60 से ज़्यादा मांग सकते थे। लेकिन अब जो भी है, सच यही है। उनकी जीवनी लिखी है, सावरकर की जीवनी लिखने वाले हैं आशुतोष देशमुख, और वो ये बताते हैं अपनी सारी चीज़ों में, अपनी सारी रिसर्च में कि सावरकर साहब 5 फीट 2 इंच लंबे थे। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी, 5 फीट 2 इंच बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती। अंडमान में रहने के दौरान, सेलुलर जेल में रहने के दौरान वो गंजे हो गए थे और उन्हें एक ख़राब आदत लग गई थी तंबाकू सूंघने की। और वो जब सेलुलर जेल में थे तो वहाँ पर वो दीवारों को खुरच कर, चूने को खुरच कर उन्हें सूंघा करते थे। बहुत ख़राब था। बाद में उन्होंने सिगार पीने की भी कोशिश की, उसके शौक भी पाले, लेकिन ये बहुत लंबे चले नहीं। और फिर उन्हें शराब का भी शौक था, लेकिन कभी कभी पीते थे। विस्की में उन्हें ज़ेंटान ब्रांड बहुत पसंद था। खाने के शौकीन थे, खासकर मसालेदार खाने के। खाने में भी उन्हें मछली ज़्यादा पसंद थी। रोज़ 2 अंडे ज़रूर खाते थे। कपड़े खास तरह के पहनते थे। एक उनका बिल्कुल सेट पैटर्न था, काली टोपी, धोती या पैंट, शर्ट होगी ही, एक छाता रखते थे, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े, एक इत्र की शीशी। छाता मैंने बता ही दिया। ये उनकी पोशाक है, ये उनकी ड्रेस है। कुछ इसी अंदाज के थे सावरकर, बिल्कुल खांचे में बंधे हुए। नॉन वेजिटेरियन थे ही, लेकिन मछली पसंद है। सावरकर साहब पर एक आरोप ये भी लगता है कि उन्होंने 1937 में 2 नेशन थ्योरी का प्रचार किया आरएसएस की बैठक के दौरान। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2 नेशन थ्योरी इससे पहले आ चुकी थी, और 2 नेशन थ्योरी लाने वाले हैं सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन वाले, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के ज़बरदस्त समर्थक हुआ करते थे। और उन्होंने कभी ये कहा था, हिंदू मुसलमान भारत की 2 आँखें हैं, हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं, इन्हें कोई जुदा ही नहीं कर सकता। और बाद में वही सर सैयद अहमद खान ये कहते हैं 1988 में कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं और उनके लिए एक अलग राष्ट्र, एक अलग अलग नेशन होना ही चाहिए। 1988। इसके बाद 2 नेशन थ्योरी लेकर आते हैं लाला लाजपत राय। सबसे वो इस बात का जिक्र करते हैं 1899 में और 1924 में। और इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा लिखने वाले, उन्होंने भी बाद में 2 नेशन थ्योरी की बात की। और पाकिस्तान नाम जो दिया वो इतिहास में इसमें जो दर्ज है वो है चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध को मिलाकर कहा कि एक राष्ट्र बन सकता है। और पाकिस्तान फिर शब्द इन्हीं से लिया भी गया। तो 2 नेशन थ्योरी हालांकि इन्होंने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी विवादित तो थी ही। सबसे बड़ी बात, गांधी जी की हत्या होती है, महात्मा गांधी की गोली मारी जाती है 30 जनवरी 1948, और इसके 6 दिन बाद इसके आरोप में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1948 में ही, यानी फरवरी 48 में वो गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि 1949 में उन्हें छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था। गांधी जी की हत्या की जांच के लिए एक कमीशन बना था, JL कपूर कमीशन। कैसे हुई, क्या हुई, और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1969 में। और उस रिपोर्ट में साफ रूप से कहा गया था कि कहीं ना कहीं सावरकर दोषी हैं। उन्हें पूरी तरह से बरी नहीं किया था रिपोर्ट में। रिपोर्ट आई थी 69 में, लेकिन इससे पहले 1966 सावरकर दुनिया छोड़ के जा चुके थे। सावरकर को भारत रत्न देने की मांग चलती रही है। कुछ दलों ने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा भी था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया।
द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट एक बुक है और उसके लेखक है नीलांजन मुखोपाध्याय। नीलांजन अपनी किताब में दावा करते हैं कि आरएसएस से भी जुड़े हुए थे सावरकर के बल्कि बड़े भाई गणेश, वो आरएसएस जुड़े हुए थे। सावरकर का भी नाम चल रहा था अध्यक्ष के लिए, लेकिन वो कभी हुए नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि आरएसएस के जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वो सब चित पावन ब्राह्मण ही हैं। एक लंबी थ्योरी है। तो जब सावरकर पर आरोप लगे, तमाम सारी चीज़ें हुई, तो आरएसएस को बहुत लंबा वक्त लग गया खुद को सावर से डिटैच करने में, लेकिन ऐसा तब भी नहीं हो पाया। सावरकर गिरफ्तार होते हैं, सावरकर छूट जाते हैं, कपूर कमीशन की रिपोर्ट भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आरएसएस बहुत कोशिश करता है, लेकिन संभव नहीं हो पाया कि वो सावरकर और उनकी विचारधारा से खुद को डिटैच कर सके, क्योंकि शक की सुई हमेशा सावरकर पर बनी ही रही। उन्हें मृत्यु पर्यंत गांधी की हत्या से जोड़कर ही देखा जाता रहा। फिर वो एक बहुत ही कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा से भी जुड़े रहे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। और इसी से संबंध माना जाता है गोडसे का। वो कहानी कभी और है। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में उलझी हुई हैं, फंसी हुई हैं, और सबको पिरोना एक छोटी सी कहानी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर, तो उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा का इस्तेमाल वो अपने एक राजनीतिक घोषणा पत्र के लिए करते थे, ऐसा नीलांजन मुखोपाध्याय का कहना है। और उनका साफ इस बात का कहना था कि भारत का जो मूल नागरिक है, भारत के जो मूल नागरिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो सकते हैं। वही इस देश का मूल नागरिक हो सकता है जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि हिंदुस्तान हो, भारत हो। मातृभूमि और पितृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू की ही होनी चाहिए। और इस लिहाज से हिंदू, जैन, बौद्ध जितने हिंदुओं के आसपास हैं, इनकी पुण्य भूमि तो हिंदुस्तान या भारत हो सकती है। ईसाइयों की और मुसलमानों की तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उनके लिहाज से, सावरकर के लिहाज से नीलांजन मुखोपाध्याय यही लिखते हैं कि इस लिहाज से मुसलमानों और यहूदियों को भारत का नागरिक होना ही नहीं चाहिए। यही उनकी आइडियोलॉजी थी और इसी को लेकर वो हमेशा आगे बढ़ते। दोस्तों, किसी भी आदमी को उसके विचार बनाते हैं, विचार ही तय करते हैं कि आप क्या होने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही घेरा आपके चारों तरफ बन जाता है। आप इसे ऑरा कह सकते हैं। होता है ना, हम कहते हैं ना यार कि कोई आदमी यार बड़ा उदार सा दिखता है, बड़ा सौम्य दिखता है, बड़ा इसको देखकर बड़ा सूदिंग फीलिंग होती है, यार कैसा दिखता है ये, जबकि कभी किसी से बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे जज करते हैं। जज हम उसके ऑरे से ही करते हैं। किसी भी आदमी को अच्छा, बुरा, औसत, ग्रेट, महान, उसका ऑरा ही बनाता है। और ऑरा तैयार होता है आपके विचारों से। किसी के भी ऊपर दुनिया में कोई भी है, तो उस पर किसी भी विचारों से प्रभावित होना लाजमी है। आप किसे अपनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपसे होकर गुजरती हैं और बहुत सारी चीज़ों का आप पर असर पड़ता है। लेकिन मैं किसे अपनाऊंगा, मैं किस विचारधारा के साथ रहूंगा, मैं किस विचार को अपने अंदर समाहित करूंगा, ये हमेशा बहुत सोच विचार के कीजिए, बहुत चिंतन मनन करके कीजिए, बहुत दिमाग से कीजिए, दिल से नहीं। क्योंकि वही आपका जीवन निर्धारित करता है, वही आपका ऑरा निर्धारित करता है, वही आपका व्यक्तित्व निर्धारित करता है। और विचारधारा अपनाना, विचारधाराएं समझना, किसी विचारधारा के साथ होना, होते चले आना,
आसान नहीं होता, कतई आसान नहीं होता। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए अपनों के साथ। जय हिंद।